नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा एलपीपीएस से। आज हमारा जो पाठ है, पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जब हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और हमें ऐसा लगा कि हम भी शायद उस समय में जो है वापस चले जाएँ, पत्र व्यवहार करें, एक-दूसरे को पत्र लिखना जो है, एक बार फिर से शुरू कर दें। तो पाठ का जो नाम है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसने अपनी सार्थकता पूरी दिखाई है। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें बनता है, प्रश्न नंबर 1, पत्र जैसा संतोष। संतोष मतलब जिसे हम कह सकते हैं एक धैर्य, एक सैटिस्फाइड जो वर्ड होता है उसके लिए, कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। सिर्फ सीधी सी बात है, अगर हम अपने भाव लिखते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज जो होती है, अनौपचारिकता जो चीजें होती है वही फोन में होती है, और पत्र में हम अपने भावों को भी लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बड़ी बात को भी हमें छोटा कहना पड़ता है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव मतलब जो मन के भाव है, उनको खुल करके व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। आत्मीयता मतलब अपनापन। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि इन्हें रिसर्च का विषय, इन पर रिसर्च भी किया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। इन पे जो पुराने हमारे थे, उन्होंने पत्र लिखे तो उनकी अब किताबें बन चुकी हैं, किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं है। तो आप अगर अपने भी विचार इसमें लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही आसान जो है प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2 देखो, पत्रों को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना कि जो है भाव एक ही होते हैं, बस उनके नाम अलग होते हैं। तो इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अब आप लोगों को क्या करना है इस प्रश्न में, जैसे खत को उर्दू में खत बोलते हैं। अब कागज कौन सी भाषा में बोलते हैं, कन्नड़ भाषा में। उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़ित तमिल भाषा में, और पाती हिंदी भाषा में, और चिट्ठी भी हिंदी भाषा में, और पत्र जो है वो संस्कृत में बोलते हैं। तो आप इसको लर्न कीजिए कि हिंदी में पाती है, तमिल में कड़ित है, लेख में तेलुगु है, जाबू में तेलुगु है, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 3 देखो, कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन अर्थात पहले जो पत्र लिखे जाते थे, उनकी कला को विकसित करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हम आज भी उनको जीवित रखते हैं ना, क्योंकि हमें पुरानी, जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोग भी तो ये स्टोरीज बताओगे कि ऐसा हुआ था। तो पत्र लेखन की कला के विकास में क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रम में, मतलब सिलेबस में जो है, पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। आप इसको याद रखेंगे कि सन 1972, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो इन छोटी छोटी बात को आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो बेटा, कि पत्र धरोहर हो सकते हैं। धरोहर जो हमारी ध्येय होती है ना, हम ध्यान से रखते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न है तर्क सहित। आपको पता है तर्क का मतलब क्या होता है, अपनी बात रखना, उसके साथ में उसका कोई सबूत देना कि हाँ यह बात इस तरीके से हो सकती है। जब आप किसी बात को किसी से आपको कहनी होती है, तो आपको उसके साथ में क्या रखना पड़ता है, तर्क रखना पड़ता है। तर्क के बिना क्या होता है, उस बात को सार्थकता। और पहले के समय में जब लेखक कवि जो भी होते थे ना, वो क्या करते थे, हर बात को तर्क से समझाते थे, ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। अब जब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो तर्क तो देना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अपना विचार लिखना है। तो देखो
पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं। हस्तलिपि मतलब अपने हाथों के द्वारा लिखी गई, है ना, जो कि प्रियजन को, प्रियजन जो हमारे प्रियजन है, जो हमारे प्रिय लोग हैं, उनको अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही बुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जाने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, ओके, आप एक तो उसको मैसेज डाल दो, एक अचानक से जाकर के उसको सरप्राइज देते हो, तो उसको वो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो सेम वही बात है, हम किसी मैसेज को डालते हैं तो हमें वो फीलिंग नहीं आती, बल्कि हम वास्तविक रूप में उस कार्य को करते हैं तो हमें वो फीलिंग आती है। तो आप यहाँ पर अपने भावों को भी जो है उजागर कर सकते हो। सबको समझ में आ ही रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखो, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? अगर आपके विचार में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखो उत्तर इसका, पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ था ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, एक साहित्य है ये। परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 देखो, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? जैसे कि आप मान लीजिए, हम मोबाइल की बात करते हैं। अगर हम मोबाइल में किसी को, हमें ऑफिशियल कोई चीज भेजनी है, हम जब तक उसका एड्रेस, उसका ऑफिस का एड्रेस या जो पूरी डिटेल्स होती है वो नहीं लिखेंगे तब भी परेशानी आनी है, कंफ्यूजन होना है ना, कि कहाँ जाएगा, क्या होगा, किसको सेंड किया, कुछ नहीं पता था। सेम वही बात होती है पत्र में, कि किसी के लिए बिना टिकट, टिकट पहले टिकट आप लोगों को अभी भी आप अगर सर्च करते हैं तो आपको पता लगेगा कि टिकट का अपना, जितनी दूरी की टिकट कहाँ पर आप भेज रहे हो, कहाँ पर है, उस हिसाब से टिकट लगती थी। तो जो टिकट है वो सादे लिफाफे पर, सादा लिफाफा जिस पर टिकट नहीं है, वहां पता लिखकर पत्र जो है बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? बैरंग, बैरंग मतलब जिस पर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अब बैरंग भेजा गया तो दे तो दिया जाएगा, परंतु जो टिकट की राशि है वो उसको देनी होगी। प्रश्न नंबर 7 देखो बेटा, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? पिन कोड आप सबको पता है, आपका यह भी प्रश्न है कि हमारे बीकानेर का पिन कोड क्या है, कल आप लोग मुझे बताएंगे। तो देखिए, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। पिन कोड जो है वो किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। हमें तभी तो पता लगेगा कि ये किस क्षेत्र से और कौन से राज्य से आया है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड को क्या बोलते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थान, एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे अंक, राज्य और अंक, उप क्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप बीकानेर में रहते हैं तो बीकानेर का पिन कोड क्या है? प्रश्न नंबर 8, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र, महात्मा गांधी इंडिया पत्र, जो पता लिखकर आते थे, हमने पाठ के अंदर पढ़ा था ना कि वहां पर महात्मा गांधी इंडिया, और महात्मा गांधी जी की ऐसी आदत थी कि वो हर पत्र का जवाब देते थे। तो देखो, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख करके आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अब आ गए हम ग्रामर की बात में। बिना व्याकरण के जो साहित्य सब्जेक्ट होते हैं, लिटरेचर जो सब्जेक्ट होते हैं,
वो जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। आप लोगों को पता है जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें भाषा ज्ञान बहुत जरूरी होता है, पढ़ना व्याकरण बहुत जरूरी होता है। और खास करके हमें हमारे कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए हमें समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हर कार्य हमें समय पर करना चाहिए। जैसे भी क्लास चल रही है तो हमें समय पर उस क्लास में आना चाहिए। तो इस प्रकार से भाषा ज्ञान भी अपना जो है, व्याकरण ज्ञान जो है वो अपना एक स्थान रखता है। तो देखो, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। क्वेश्चन क्लियर है कि कोई भी प्रयोजन होता है, जैसे कि मान लो आप किसी को ईयरली किसी को पत्र भेजते हैं, तो ईयरली मतलब वो वर्ष में एक बार पूरी डिटेल्स भेज देते हैं, तो वो वार्षिक पत्र हो गया। आप किसी को सप्ताह में एक बार कोई पत्र भेजते हैं तो वो साप्ताहिक पत्र हो गया। तो इस प्रकार से हमें उनके 10 शब्द लिखने हैं। तो देखो, मासिक पत्र जो महीने में, 6 मासिक 6 महीने में, वार्षिक पत्र साल में, दैनिक पत्र रोजाना, साप्ताहिक पत्र सप्ताह में, पाक्षिक 15 दिनों में, जैसे पक्ष होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, सरकारी पत्र जो हम ऑफिशियल को देते हैं, साहित्यिक पत्र जैसे कि कई लोगों के घर में जो है बुक्स आती है साहित्य की, उस तरीके से, और निमंत्रण पत्र जो इनविटेशन कार्ड होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ में इक प्रत्यय, हमने उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन इस पाठ से पूर्व कर लिया है, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इक प्रत्यय, देखो व्यापार प्लस इक क्या बना, व्यापारिक। ठीक है, शब्द तो हमारा हुआ व्यापार और हमने इसमें इक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, व्यापारिक। क्लियर है? तो व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज करके लिखिए। तो जैसे स्वाभाविक, स्वभाव प्लस इक, साहित्यिक, साहित्य प्लस इक, व्यवसायिक, व्यवसाय प्लस इक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग स्वयं कीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखो, संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले इस परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि की बात की गई है। हम जब संधि का अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। स्वर संधि क्या होती है, जिसमें स्वर का स्वर से मेल, जैसे देखो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, है ना, ई और ई हो गया, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो संधि का जो अभ्यास है जब हम करेंगे, पूरा संधि पढ़ेंगे, तो हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको दोबारा से समझेंगे। परंतु आपको ये संधि वाला जो प्रश्न है अभी आपको अपनी नोटबुक में करना है, और इसको समझने के लिए अपन जब संधि का अध्याय करेंगे तो इसको भी साथ में लेकर के चलेंगे। सबको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस मूल्यांकन के लिए आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, कि मूल्यांकन तो तभी होता है जब आप टेस्ट दोगे। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा, और आनंद की अनुभूति लेते हुए इसके प्रश्न उत्तर भी जो है आप लोग अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।